ये वो केस है जब CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भारत को टारगेट करने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को टारगेट करने के लिए एक साइंटिस्ट को मोहरा बना दिया था। कैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट को करीब 50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, इसके चलते अपने ही देश में उनको इंसाफ मिलने में 2 दशक से ज्यादा का वक्त लगा। 20 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। ये वो केस जिसमें उस शख्स को स्टेट गवर्नमेंट ने आरोपी बना दिया और केंद्र की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। ये वो केस जिसमें 18 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत का चांद पर पहुंचने का जो सफर था उसको अमेरिका ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत 15 साल तक लेट कर दिया। दरअसल ये मामला इसरो स्पाई केस के नाम से चर्चित है। भारत में जो कुछ भी स्पेस और चांद पर पहुंचने की कहानी है, जो रिसर्च होती है या हो रही है, इसरो इसका मुख्य कर्ता धरता है। स्पेस की दुनिया में भारत ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अब से करीब 40 से 50 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। हमारे वैज्ञानिक रिसर्च से लेकर ज्यादातर कामों के लिए निर्भर थे, डिपेंडेंट थे अमेरिका पर, रूस पर, फ्रांस पर। स्पेस और उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर ये रिसर्च काफी महंगी पड़ती थी। टेक्नोलॉजी में भारत कहीं आगे न निकल जाए, इसलिए भारत के वैज्ञानिकों को बहुत जल्दी ये देश किसी नई टेक्नोलॉजी को देने में भी परहेज करते थे। फिर हमारे देश के होनहार वैज्ञानिकों ने खुद का सिस्टम तैयार करने के लिए एक योजना बनाई। अब इसरो नई टेक्नोलॉजी पर काम करने में जुट गया था। उस वक्त इसरो में नंबी नारायणन एक अहम पोस्ट पर थे। 12 दिसंबर 1941 में तमिलनाडु के नागरकोइल में एक तमिल हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ। तब ये त्रावणकोर प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी जिला है। नागरकोइल में हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई करने के बाद नंबी नारायण ने मदुरई के त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। बीटेक के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया। किसी तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद नंबी नारायणन ने इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर नौकरी पाई, काम करने लगे। पोस्टिंग थी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर। यह वो दौर था जब इसरो के रॉकेट सॉलिड प्रोपेलेंट पर दागे जाते थे। अलग फ्यूल चाहिए था इसके लिए। दुनिया लिक्विड प्रोपेलेंट पर आ चुकी थी, काम कर रही थी, और रूस तो एक कदम और आगे था। रूस तभी क्रायोजेनिक इंजन भी बना चुका था। अमेरिका भी इसी राह पर काम कर रहा था, लेकिन भारत की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच भारत की बात रूस से होती है, जो बिना टेक्नोलॉजी शेयर किए भारत को 4 क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए रूस तैयार हो गया। ये बात अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी को नागवार गुजरी। रूस पर इन तीनों देशों ने दबाव भी बनाया, लेकिन रूस भारत से दोस्ती के कारण क्रायोजेनिक इंजन देने की सहमति बना चुका था। इन तमाम कवायद के बीच ये सारी प्रोसेस चल रही थी। इसी बीच नंबी नारायण अपने देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। ये वही इंजन है जो रॉकेट को स्पेस तक ले जाता है, और नंबी नारायण ने दावा किया कि इंजन जल्द तैयार हो जाएगा। बस यहीं से शुरुआत होती है इस केस के 180 डिग्री पर घूम जाने की। अमेरिका, फ्रांस, वेस्टर्न कंट्रीज को जैसे पता चला कि भारत अपने रॉकेट के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगा है और नंबी नारायण इसके हेड हैं, उन देशों को भरोसा भी था कि शायद नंबी इसमें कामयाब हो जाएंगे, शायद भारत हमारी बराबरी कर ले, कहीं आगे न निकल जाए। अक्टूबर 1994 का वक्त, केरल पुलिस मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार करती है। महिला का नाम था मरियम राशिदा। इसको तिरुवनंतपुरम में गिरफ्तार किया गया। राशिदा को गिरफ्तार करने के बाद SIT जांच भी कर रही थी। मालदीव की राशिदा मरियम कहती है कि हमारे इसरो के कुछ साइंटिस्ट से मिलकर उस रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का देसी फॉर्मूला, जिसे खुद नंबी नारायण बना रहे हैं, उस फॉर्मूले को कुछ और देश, खास तौर पर पाकिस्तान को बेचने में वो शामिल है। अब आखिर नंबी नारायण है कौन? दरअसल नंबी नारायण भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक हैं। इसरो के लिए लंबे समय तक काम उन्होंने किया। कुछ समय के लिए क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी भी रहे थे। यानी कुल मिलाकर नंबी नारायण, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट, जो एक रॉकेट के लिए, हमारे देश के लिए तरक्की के लिए काम कर रहे थे, वो खुद उन्हीं की अपनी सोच है। उन्हीं देसी फॉर्मूले को कुछ देशों को बेच रहे हैं। ये आरोप लगा कि पाकिस्तान को भी ये बेचा जा रहा है। केरल पुलिस राशिदा मरियम से पूछताछ के 20 दिन के अंदर इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण को गिरफ्तार कर लेती है। नारायण के साथ पुलिस 2 और इसरो के साइंटिस्ट को भी गिरफ्तार करती है, जिसमें एक डी शशि कुमारन थे और के चंद्रशेखर दूसरे थे। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद खबर मीडिया में आई
कि कैसे देश के वैज्ञानिक देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक मालदीव की महिला के जरिए वैज्ञानिक अपनी रिसर्च को न सिर्फ दूसरे देशों को बेच रहे हैं, बल्कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को भी आइडिया साझा कर रहे हैं, इसका सौदा कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का फैसला आने से पहले ही देश के होनहार वैज्ञानिकों को गद्दार घोषित कर दिया गया। और उस वक्त केरल में कम्युनिस्ट की सरकार थी, मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा था, तो देश की कई एजेंसियां इस केस में जुड़ती और इसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 1996 में अपनी जांच की और केरल की लोअर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल की। मई 1996 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, नंबी नारायण और उनके दोस्त बेकसूर हैं। सीबीआई ने बेकसूर बताया कि इनकी जांच एजेंसी ने नंबी को बेकसूर बताया और कहा कि मालदीव की महिला राशिदा मरियम का कोई नाता ही नहीं है। इन लोगों का इस जासूसी कांड से कोई लेना देना नहीं है। जासूसी और फॉर्मूले को बेचने की कहानी पूरी तरह से झूठी है, मनगढ़ंत है, खुद बनाई गई है। नंबी नारायणन कोई गद्दार नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। इस इल्जाम से नंबी नारायणन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सीबीआई की रिपोर्ट केरल की कोर्ट में फाइल की गई। सीबीआई ने जब इस रिपोर्ट को लोअर कोर्ट में फाइल की तो केरल में उस वक्त सरकार थी जो उसने सीबीआई की रिपोर्ट को कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया और कहा कि सीबीआई की ये जांच गलत है। इसके बाद नंबी नारायण की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केरल सरकार ये जांच दोबारा एसआईटी से ही कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच की प्रक्रिया से इनकार कर दिया। इस केस के बाद अब नंबी नारायण ने फिर हाई कोर्ट का रुख किया और कहा कि अगर ये रिपोर्ट सही है, इसमें कुछ नहीं मिला, तो उन अफसरों का क्या जिन्होंने इस केस को बनाया, जिन्होंने उन्हें गद्दार घोषित करने की तैयारी की, जिन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाए, जिन्होंने उनके खिलाफ प्लान किया, उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया, उन्हें गद्दार बताया गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न होनी चाहिए। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। नंबी नारायण को जिस अधिकारी ने फंसाया था, केरल सरकार ने उस अफसर यानी सीवी मैथ्यूज को डीजीपी तक का बना दिया, डीजीपी तक का पद दे दिया, यानी प्रदेश के पुलिस विभाग की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो उसी अधिकारी को दी गई, उसे इतने बड़े पद से नवाजा गया। उस वक्त एक और अधिकारी थे, उस वक्त वो एसपी थे, पुलिस अधीक्षक थे, वो थे के जोसवा और एस विजयन। इन्हीं तीनों अधिकारियों ने पूरी कहानी तैयार की थी। सीबीआई की रिपोर्ट में टॉप ऑफिसर्स के नाम है, सीबी मैथ्यूज, के जोसवा, एस विजयन, ये तीनों अधिकारी। सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि इन अधिकारियों की बनाई कहानी थी, इन्होंने खुद इस कहानी को गढ़ा था। इस पूरे केस में सरकार के बड़े लोगों के शामिल होने का भी जिक्र है। अब नंबी नारायण सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपने लिए मुआवजे की मांग करते हैं, क्योंकि नंबी नारायण ने इस कांड की वजह से अपना सब कुछ गंवा दिया था। 2001 में एनएचआरसी नंबी नारायण के समर्थन में आती है। एनएचआरसी नंबी नारायण के लिए मुआवजे की मांग करती है, लेकिन केरल सरकार मुआवजा देने से इनकार कर देती है। नंबी नारायण की गिरफ्तारी के 2 साल के अंदर ही उन्हें बरी जरूर कर दिया गया, लेकिन उनकी जिंदगी और इंसाफ की और जद्दोजहद की जो लड़ाई थी वो करीब 22 वर्षों तक चली, 2 दशक से ज्यादा वक्त तक चली। सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, उनकी इज्जत शोहरत उन्हें वापस की जाए, लेकिन 2017 आते आते उनकी उम्र 74 साल हो गई। इस उम्र में अगर सर्विस में होते भी वो तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके होते, लेकिन उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई छोड़ी नहीं। आखिरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू की। 1 साल तक सुनवाई चलती रही। फिर वक्त आया 14 सितंबर 2018। ये दिन नंबी नारायण के लिए बेहद खास दिन था। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खांडेलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़। 14 सितंबर 2018 नंबी नारायण के लिए खास इसी वजह से था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा, इसका जिक्र किया गया कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, अनफॉर्चुनेट था। उन्हें उनकी इज्जत, शोहरत, सभी चीजें लौटाई जाए। जो भी खिताबों में गलत टिप्पणी लिखी गई उन तमाम चीजों को हटाया जाए। वही मान सम्मान दिया जाए जो इसरो के एक वैज्ञानिक को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान सम्मान पैसे से बिल्कुल लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस के हिसाब से 75 लाख रुपए देने का हुक्म सुनाए, आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 लाख रुपए उन्हीं अफसरों से वसूला जाए जिन्होंने उन्हें फंसाया था। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, नीलाम करके ये पैसे नंबी नारायण को दिया जाए। इस फैसले के बाद नंबी नारायण ने 22 साल बाद राहत की सांस ली, लेकिन अब सवाल है कि पुलिस के अधिकारियों ने ऐसा किया क्यों? दरअसल अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत 15 साल पहले चांद पर पहुंच जाए।
अमेरिका की एजेंसी CIA ने इसको रोकने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली थी। ठान लिया था कि भारत को रोक देना है, भारत के कदम पीछे खींच लेने। अमेरिका ने भी उस वक्त केरल की सरकार के बड़े नेताओं से कनेक्शन स्थापित किया और नंबी नारायण के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक बड़ी साजिश रची। नारायण को मार्च 2019 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पूरी लड़ाई चली, पूरी कवायद चली और आखिरकार उनको इंसाफ मिला।